प्यारे बच्चों, आज हम अपना 11वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है 1857 के व्याख्यान। 1857 में क्या हुआ था आपको पता है। 1857 ईस्वी में एक भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, ठीक है, जो बहुत ही महान विद्रोह था। शुरुआत इसकी सैनिकों के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसमें राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, सरदारों और आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह को बेशक से अंग्रेज़ों ने दबा दिया या इसका दमन कर दिया, लेकिन फिर भी इस विद्रोह के बहुत ही गहरे प्रभाव पड़े। इसको हम युग परिवर्तक घटना के रूप में मान सकते हैं। ये विद्रोह 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बहुत ही शीघ्र पूरे भारत में फैल गया था और इसमें भारत के बहुत से महान योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई और अंग्रेज़ों को एक समय तो ऐसा लगने लगा कि शायद उनका साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने शक्ति का प्रयोग करते हुए उनको यहाँ इस विद्रोह का दमन कर दिया और भारतीयों के ऊपर अनेक अत्याचार किए, जिससे भारतीय डर गए और उन्होंने धीरे धीरे कुछ लोगों ने इससे अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए और इस तरह से ये विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे। जो विद्रोह 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता के बैरकपुर से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था, उसका तत्कालीन कारण तो चर्बी वाले कारतूस थे, लेकिन इसके लिए बहुत से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण उत्तरदायी थे। इसके अतिरिक्त कुछ अफवाहें और भविष्यवाणियाँ भी थी, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। तो अब हम इनको अलग अलग हर क्षेत्र में जो इसके कारण थे उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, ठीक है। अब राजनीतिक कारणों में हमारा सबसे पहला है अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। साम्राज्यवादी नीति से अभिप्राय होता है कि अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए चाहे कोई भी कार्य करना पड़े, उससे अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जो इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारण था वो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने भारत में साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और इस नीति का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के द्वारा इसका आधार तैयार किया, ठीक है। और उसने सबसे पहले प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और उसके बाद आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सभी में एक होड़ सी लगी कि कौन कितना ज़्यादा भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने अधीन करने के लिए उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। जैसे लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा भारत की बहुत सी रियासतों को अपने अधीन कर लिया। सहायक संधि में क्या था कि जो भारतीय शासक सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, जो इस संधि पर हस्ताक्षर करता था या इस संधि को मान लेता था, वो लगभग से अपनी स्वतंत्रता खोकर पूरी तरह से ब्रिटिश शासकों के अधीन हो जाता था। उसको अपने दरबार में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी जिसका पूरा खर्चा करना पड़ता था और इसके अतिरिक्त वो किसी से युद्ध या संधि भी नहीं कर सकता था अंग्रेज़ों की इजाज़त के बिना, और बहुत से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। तो वो एकदम लगभग पूरी तरह से उनके अधीन हो जाता था। तो सहायक संधि के द्वारा भी बहुत सी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। फिर लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इस संधि के द्वारा मैसूर, तंजौर, सूरत, इन सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एलिनब्रो ने भी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन किया और सबसे बड़ा साम्राज्यवादी जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। उसने तो किसी भी तरह से कोई भी उसको साधन अपनाना पड़ा, जैसे चाहे विजयों के द्वारा, चाहे कुप्रबंध का दोष लगाकर,
चाहे उपाधियां और पेंशनें बंद करके। अगर ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय रियासतों को सम्मिलित करना पड़ा तो उसने उनको सम्मिलित किया, और इसके अतिरिक्त उसने सबसे बड़ा लैप्स के सिद्धांत को लागू किया, और लैप्स के सिद्धांत के द्वारा सतारा, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, नागपुर, झांसी जैसी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। लैप्स के सिद्धांत का क्या था? लैप का मतलब क्या होता है? गोद होता है, ठीक है। तो लैप्स का सिद्धांत क्या था कि जैसे भारतवासियों में बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही थी कि अगर किसी के संतान या पुत्र नहीं होता था तो वो गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। लेकिन लैप्स के नियम को लागू करके लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों के इस अधिकार को समाप्त कर दिया। उसने कहा कि अगर किसी सम्राट की अपनी संतान है तो उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, और अगर किसी शासक की अपनी संतान या अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, और इस कारण से उसकी जो रियासत है या उसका जो राज्य है या जो उसका अधीन क्षेत्र है वो ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो इस तरह लैप्स के सिद्धांत के द्वारा भी उसने बहुत सी रियासतों को अपने अधीन करके ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो अंग्रेज़ों की जो ये साम्राज्यवादी नीति थी, इससे भारतीय शासक और उसके साथ साथ भारतीय प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और वो अंग्रेज़ों से बदला लेने की सोचने लगे। फिर दूसरा कारण है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। उस समय यहाँ पर मुग़लों का शासन था, और उस समय मुग़ल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफ़र द्वितीय यहाँ पर शासन कर रहा था। अंग्रेज़ों ने उसका बहुत अपमान किया, जिससे देश में असंतोष फैल गया और लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो उस समय वो मुग़ल शासकों का बहुत अधिक सम्मान किया करते थे, और उनके सामने जब वो पेश होते थे तो उनको बहुत सा नजराना या धन दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी शक्ति जमा ली और यहाँ पर उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया, तो उन्होंने मुग़ल शासकों के प्रति जो सम्मान की नीति थी उसको त्यागना शुरू कर दिया। जो जितना सम्मान पहले देते थे उतना सम्मान देना उन्होंने बंद कर दिया। उनका जो नज़रिया था शासकों के प्रति वो बदलने लगा। 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जब मुग़लों का नया बादशाह बना तो अंग्रेज़ों ने उसके प्रति कोई भी सम्मान प्रकट नहीं किया। कायदे से तो उनको उसके दरबार में आना चाहिए था, उसको नजराने देने चाहिए थे और उसको मुबारकबाद देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने जो सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम अंकित होता था उसको भी हटा दिया, और उसने साथ में ये भी घोषणा करवाई लॉर्ड डलहौजी ने कि बहादुर शाह जफ़र मृत्यु के पश्चात, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके पश्चात उसकी जितनी भी संपत्ति है उसके ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा, और उसके उत्तराधिकारी जितने भी हैं वो शासक नहीं बनेंगे बल्कि उनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। तो इसे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय और उसकी पत्नी रानी जीनत महल ने अपना अपमान समझा, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और इस नीति से जनता में भी आक्रोश फैल गया कि उनके बादशाह को वो कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा और उनको वहाँ पर उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया जाएगा। तो जनता भी उनके खिलाफ हो गई और उन्होंने अंग्रेजी शासन का अंत करने का फैसला लिया। फिर है नाना साहेब की पेंशन बंद करना। ब्रिटिश सरकार ने नाना साहेब की पेंशन को बंद किया, तो इससे जो भारतीय लोग थे वो उनके विरुद्ध हो गए, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बना 1857 ईस्वी के विद्रोह का। नाना साहेब पेशवा बाजीराव का गोद लिया हुआ पुत्र था। 1818 ईस्वी में पूना की संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से कहा कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने नाना साहेब को उसका उत्तराधिकारी मार कर दिया, क्योंकि वो उसका अपना पुत्र नहीं था बल्कि उसका गोद लिया हुआ पुत्र था, इसलिए उन्होंने उसको दी जाने वाली पेंशन बंद कर दी।
नाना साहेब को ये बहुत बुरा लगा और उसको लगा कि ये उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो इसलिए उसने लॉर्ड डलहौजी और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास बहुत अपीलें की कि उसकी पेंशन जो है उसको जारी कर दिया जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसको इतना अधिक गुस्सा आ गया कि बार बार अनुनय विनय करने के बाद, प्रार्थना पत्र भेजने के बाद भी कोई उसका परिणाम नहीं निकल रहा, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी निश्चित कर दी कि उस दिन अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है झांसी का विलय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बहुत ही बहादुर थी और शस्त्र चलाने में भी बहुत ज़्यादा प्रवीण थी। 1853 ईस्वी में झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और तब उनकी कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मृत्यु से पूर्व दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले लिया था और उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया था। लेकिन जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को उसका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनका अपना पुत्र नहीं बल्कि गोद लिया हुआ पुत्र था। और लैप्स की नीति के अनुसार 1854 ईस्वी में झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। उनकी इस घोषणा से या अन्यायपूर्ण कार्यवाही से झांसी की रानी को बहुत अधिक दुख हुआ और लोगों में असंतोष की भावनाएं फैलने लगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का निर्णय किया और 1857 ईस्वी के विद्रोह का ये भी एक मुख्य कारण बना। फिर है अवध का विलय। लॉर्ड डलहौजी की सबसे अन्यायपूर्ण कार्यवाही थी अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 ईस्वी में विलय करना। अवध के नवाब 1764 जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से हमेशा अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहे और हमेशा उनकी मदद की। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि वो एक साम्राज्यवादी नेता था, तो इसलिए अनेक रियासतों को अपने अधीन करना चाहता था। तो अवध में उसे जब कुछ ऐसा नहीं मिला कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य में उसको सम्मिलित किया जाए, तो उसने वहाँ पर कुप्रबंध का दोष लगाकर वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया और ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को सम्मिलित कर लिया। जब ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को सम्मिलित किया गया तो उस समय नवाब के दरबार में उसकी सुरक्षा के लिए जो ब्रिटिश सेना रखी गई थी, उसी ने दरबार में लूटपाट करनी शुरू कर दी और नवाब और उसके वजीर को बंदी बना लिया गया और बेगमों को भी बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया। तो ये जो कार्य थे या जो उन्होंने ये कार्यवाही की, इससे अवध के लोग भड़क गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बदला लेने के बारे में सोचने लगे। अवध का विलय किए जाने से जो भारत की दूसरी रियासतें थी, वो भी अब सोच में पड़ गए कि अगर इतनी वफादार रियासत के साथ अंग्रेज़ ऐसा बुरा व्यवहार कर सकते हैं तो ना जाने उनके साथ कैसा होगा, क्योंकि वो तो उनके विरुद्ध थे। और उनको लगने लगा कि जो वफादार हैं उनको भी अगर ये नहीं बख्श रहे हैं तो हमारा तो पता नहीं क्या हाल करेंगे। तो इसलिए उनमें भी ये डर बैठ गया और सब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। फिर दूसरा आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। अभी हमने राजनीतिक कारण करे थे ना, अब है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे जिनकी वजह से 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ? उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम सामाजिक सुधार। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कुछ सामाजिक सुधार करने शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पर बहुत से अंधविश्वास थे, जैसे कन्यावध करना, सती प्रथा, नरबली। इनके ऊपर उन्होंने कानूनी पाबंदी लगा दी कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति दे दी गई। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई। जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध कानून बना दिए गए। ये कार्य बेशक से भारतीयों की भलाई के लिए किए गए थे, क्योंकि इससे भारतीय समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन जो कट्टर हिंदू थे, जो अपने
इन नियमों को अपने समाज के प्राचीन नियम मानते हुए इनका पालन करवा रहे थे, उनको लगने लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और भारतीय लोग थे जो जिनको इन बातों की समझ नहीं थी उनको भड़काने लगे और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। फिर है ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म के प्रचार ने भी 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। कैसे निभाई? जो ईसाई मिशनरी थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, पहले समय समय पर भारत में आते थे और स्थान स्थान पर जाकर ईसाई धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। तो इन्होंने अब स्कूलों में, कॉलेजों, अस्पतालों, दफ्तरों, मंदिरों, मस्जिदों और जेलों इत्यादि में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। और ऐसा करने के लिए उन्हें सरकार का भी पूर्ण सहयोग था, क्योंकि सरकार भी वही अंग्रेज़ों की थी, तो इसलिए वो पूर्ण सहयोग देते थे कि वो किसी भी तरह से जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करें। और इस अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार करने के प्रयास में कभी हिंदू और कभी इस्लाम धर्म पर गहरा प्रहार करते थे और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। वो इन धर्मों की परंपराओं और नियमों का हंसी उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, निंदा करते थे और लोगों को ईसाई धर्म में सम्मिलित करते थे। तो इससे लोगों को बहुत बुरा लगता था कि अपने धर्म का प्रचार करो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे धर्मों का अपमान मत करो, ये लोगों को बहुत बुरा लगता था। और ईसाई धर्म में सम्मिलित करने के लिए वो हर ढंग, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, उसका प्रयोग करते थे। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए पुलिस का सहारा लिया जाने लगा, पुलिस से डराया जाने लगा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए लोगों ने डर से ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। सेना में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई पादरी रखे जाने के उनकी एक पदवी बना दी गई कि यहाँ पर ईसाई पादरी होंगे और वो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। सैनिक छावनियों में मुफ्त साहित्य बांटा जाने लगा कि जिससे वो इस साहित्य को पढ़ें और इससे प्रेरित होकर ईसाई धर्म को अपना लें। ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोगों को लालच दिया जाता था, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। तो इससे लोग उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाने लगे। और 1885 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी पास कर दिया। अब ये अधिनियम क्या था? इसके अनुसार क्या था कि जैसे पहले भारतीय समाज में बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पिता बच्चों को ये डर देते थे कि अगर वो उनका कहना नहीं मानेंगे तो उन्हें संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन इस धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के अनुसार क्या था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अब भारतीय समाज में अब सबको डर लगने लगा कि बच्चे उनकी बात नहीं मानेंगे, अगर वो गलत काम करेंगे या ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो उनको ये डरावा भी नहीं दिया जा सकता कि संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि नियम जो बनाया गया था उसके अनुसार वो उसको अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों ने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और भारतीयों को बहुत बुरा लगने लगा। ईसाई मिशनरियों और सरकार के इन प्रयासों से बहुत से लोग ईसाई धर्म में सम्मिलित हो गए। तो इससे हिंदुओं और मुसलमानों को ऐसा लगने लगा कि उनका धर्म जो है उसका अस्तित्व तो खतरे में पड़ गया। एक समय ऐसा आएगा कि उनके धर्म के लोगों की संख्या कुछ भी नहीं होगी और सब ईसाई धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का निर्णय कर लिया। फिर उसके बाद है रेल और तार का आरंभ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में यातायात और संचार के साधनों को उन्नत बनाने के लिए रेलगाड़ियों की शुरुआत की और इसके साथ साथ तार घर भी स्थापित किए। लेकिन भारत के जो रूढ़िवादी लोग थे वो इन चीज़ों के महत्व को न समझ सके। उनको पता नहीं लगा कि रेलगाड़ियों का क्या महत्व है, तार का क्या महत्व है, बल्कि उन्होंने ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यदि वे लोग ईसाई धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें रेलों के नीचे दबाकर मार दिया जाएगा या तारों के खंभों के साथ लटकाकर उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इससे जो भारतीय थे वो भड़क उठे और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। उनको नहीं लगा कि ये हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, लेकिन उनको ये लगा कि ये हमको दंड देने के लिए इनकी शुरुआत की जा रही है, इसलिए वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। और कुछ जो अनपढ़ भारतीय थे वो धरती को अपनी
अपनी माँ कहते हैं, सभी अपनी माँ कहते हैं धरती को। तो उनका ये विचार था कि जब रेलगाड़ियाँ हमारी इतनी भारी भारी धरती माँ के ऊपर चलेंगी तो माता के ऊपर बोझ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियाँ हमारी धरती माँ के ऊपर एक बोझ है, इसलिए हम इनको चलने नहीं देंगे। इस प्रकार रेल और तार का आरंभ भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिशोध लेने का अपना मन बना लिया। फिर है भारतीयों से दुर्व्यवहार। अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिससे उनमें असंतोष फैला हुआ था। भारतीयों की योग्यता और ईमानदारी के ऊपर अंग्रेज़ों को रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वो उनको प्रशासनिक पदों, उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। उन पदों पर सिर्फ अंग्रेज़ों को नियुक्त किया जाता था और भारतीयों को बहुत छोटे और निम्न पद और घटिया पदों पर नियुक्त किया जाता था। और भारतीयों को अक्सर बुरी तरीके से उनको संबोधित किया जाता था, जैसे उनको सुअर, कुत्ते, गधे, काले भारतीय, इन नामों से बुलाया जाता था और उनका अपमान किया जाता था। तो इससे भारतीयों को बहुत बुरा लगता था और अंग्रेज़ों के वो विरुद्ध होने लग गए थे। अंग्रेज़ों के जो क्लब थे उनमें भारतीयों को जाने की इजाज़त नहीं थी और उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। अंग्रेज़ों के साथ रेल के डिब्बों में बैठकर सफ़र करने की उनको इजाज़त नहीं थी। उनके घरों के पास अपने घर नहीं बना सकते थे। तो इससे भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपमान लगता था और उनको लगने लगा कि इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें अंग्रेज़ों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे पहला देश का आर्थिक शोषण। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का भरपूर आर्थिक शोषण किया। उन्होंने अपने उद्योगों और व्यापार को उन्नत करने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारतीय उद्योगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे कि इंग्लैंड के उद्योगों के मुकाबले में वो खड़े ना रह सके। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीयों को कच्चा माल सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर किया। अपने कारखानों के लिए भारत से भारी मात्रा में कच्चा माल सस्ते दामों पर ले जाते थे और वहां से उसी माल के द्वारा अपने इंग्लैंड के कारखानों में बने हुए माल को लाकर महंगे मूल्यों पर यहाँ पर बेचते थे और ना सिर्फ बेचते थे बल्कि भारतीयों को उसको खरीदने के लिए विवश भी करते थे। तो भारतीयों को दो तरफ से नुकसान होने लगा। एक तो कच्चा माल सस्ते दामों पर उनको देना पड़ता था और दूसरा उसी कच्चे माल से बने हुए माल को महंगे दामों पर उनको खरीदना पड़ता था। तो इससे भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था और एक खुशहाल देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, देखते ही देखते एक निर्धन गरीब देश के रूप में परिवर्तन हो गया। तो इससे भारतीय में संतोष फैला और वो अंग्रेजी शासन का अंत करने का सपना देखने लगे। दूसरा है भूमिपतियों का विनाश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन राज्यों को जीता वहाँ पर बीती हुई भूमि की नई व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने बहुत सी जागीरों को जब्त कर लिया और जमींदारों और ताल्लुकदारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। बहुत से जमींदारों को ये जागीरें पुरस्कार के रूप में मिली हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इन जागीरों की जांच करवाई तो बहुत से जागीरदारों के पास प्रमाण पत्र नहीं मिले, क्योंकि वो उनको पुरस्कार में मिली हुई थी तो उनके कोई प्रमाण पत्र नहीं थे, तो इसलिए वो जागीरें जब्त कर ली गई। इसके अलावा भू राजस्व की दरों में भी वृद्धि कर दी गई और उसको कठोरता से वसूल किया जाने लगा। अगर कोई उसको नहीं दे सकता था तो उनकी भूमि छीन ली जाती थी। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की नियुक्ति की। इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को कहा गया कि उन जागीरों के बारे में पता करके बताया जाए जो भूमि कर नहीं देते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कहा जाता है कि 20,000 से भी अधिक जागीरें जो थी वो छीन ली गई। तो जो जागीरदार थे वो भूमिहीन हो गए, उनकी भूमियाँ छीन ली गई, उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई और वो अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए। फिर है बेकारी की समस्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की बहुत सी रियासतों पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ कि उसमें जितने भी काम करने वाले थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई बहुत से लोगों की। तो इससे अब उनको अपना जीवन चलाना मुश्किल हो गया। अब बेरोजगार और बिना पेंशन के लोग किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे, तो इसलिए वो अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए और 1857 ईस्वी के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर नौकरियों में असमानता। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को हमेशा निम्न पदों पर नियुक्त किया, उच्च पदों पर उनको
कभी भी नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उनकी योग्यता और ईमानदारी पर उनको विश्वास नहीं था। इन उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था। भारतीय चाहे उस पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों, लेकिन क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए उनको उन पदों के बजाय छोटे पद दिए जाते थे। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पास किया गया, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि नौकरियां देते समय अंग्रेजी सरकार जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन यह सिर्फ एक शर्त थी, इसको कभी भी व्यवहारिक रूप में लाया नहीं गया। और भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। अगर समान पद पर अंग्रेज और भारतीय नियुक्त किए गए हैं तो अंग्रेज का वेतन अधिक होता था और भारतीय का वेतन अधिक होता था। तो इससे भारतीयों को बहुत अधिक अपमान लगता था और वो सोचने लगे कि किस प्रकार से हमको मौका मिले कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाकर उनको इसका सबक सिखाएं। फिर उसके बाद आ जाता है सैनिक कारण। ठीक है, सैनिक कारणों में है सबसे पहले भारतीय सैनिकों में असंतोष। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए पूर्ण समर्पित भाव से सहयोग दे रहे थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको बहुत कम पदोन्नत किया जाता था, अधिक से अधिक वो सिर्फ सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे और अंग्रेजों की तुलना में उनको कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारी अपमानित करते रहते थे। अगर 30 वर्ष तक भी कोई भारतीय सैनिक पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है तो भी अगर एक अंग्रेज सैनिक जो कि अभी नया भर्ती हुआ है तो उसको अंग्रेज सैनिक की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। मतलब 30 साल की नौकरी करने वाले को नए भर्ती सैनिक की भी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। तो इससे भारतीयों को बहुत ही अपमानित होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भारतीयों के जो अपने रीति रिवाज थे या अपने नियम थे, जैसे तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो इससे भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उनमें बहुत अधिक रोष बढ़ गया। फिर दूसरा है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रभाव। 1839-42 ईस्वी में पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा गया। ठीक है, आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब 1857 ईस्वी में जब ये युद्ध हुआ था 1839-42 ईस्वी में, तब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी विश्व में, उन सभी लड़ाइयों में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए उनको अजेय माना जाता था। अजेय का मतलब कि उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन अफगानिस्तान के साथ होने वाले युद्ध में अंग्रेजों को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए 16,000 सैनिकों में से सभी की मृत्यु हो गई, सिर्फ एक सैनिक जीवित बचा था। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा और भारतीय सैनिकों के दिलों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगे कि यदि हम भी अफगानों की तरह योजनाबद्ध ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ अपना युद्ध करें तो हम भी उनको पराजित कर सकते हैं और भारत से बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे उनमें एक विश्वास पैदा हुआ और वो अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की तैयारियां करने लगे। फिर तीसरा है भारतीय और अंग्रेज सैनिकों की संख्या में अंतर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जैसे जैसे विस्तार करता गया, वैसे वैसे उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को अधिक से अधिक भारतीय सैनिकों को भर्ती करना पड़ा। 1854-56 ईस्वी में क्या हुआ, 1854-56 में इंग्लैंड को क्रीमिया के साथ एक युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध से निपटने के लिए बहुत से जो अंग्रेज सैनिक थे उनको भारत से इंग्लैंड बुलाना पड़ा, जिससे भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कम हो गई। तो अब भारत में भारतीयों और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 6-1 रह गया, मतलब 6 भारतीय सैनिकों के विरुद्ध 1 अंग्रेज सैनिक। इससे भारतीय सैनिकों को अब लगने लगा कि ये सही मौका है, इस समय ब्रिटिश सैनिकों की संख्या भी यहाँ पर कम है और ये सही समय हम अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठा सकते हैं और उनको यहाँ से पराजित करके भगा सकते हैं। इसलिए वो सैनिक विद्रोह करने के लिए प्रेरित हुए। फिर चौथा है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार क्या था कि कोई भी नया भर्ती होने वाला सिपाही अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसे
विदेश में युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा जा सकता है। जबकि भारतीय सैनिक या भारतीय लोगों में ये धारणा थी कि समुद्र पार जाना पाप है, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए अगर उन्हें बाध्य किया गया तो उन्हें शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। तो जो ये अधिनियम पास किया गया था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसने भी लोगों के मनों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और लोग शस्त्र, जो सैनिक थे, वो शस्त्र उठाने के लिए तैयार हो गए। फिर अवध का विलय 1856 ईस्वी में, जैसे आपको पीछे बताया था, राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो इससे जो सेना थी उसमें विद्रोह का वातावरण बन गया। क्यों विद्रोह का वातावरण बना सेना में? क्योंकि इस सेना में 75,000 सैनिक अवध के थे। तो जब वो अवध से थे, एक तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि अवध को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, जबकि वहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वहाँ के नवाब, जिसको लोग बहुत प्रेम करते थे, उसके ऊपर कुप्रबंध का दोष लगाकर उसको, उसकी बेगमों को अपमानित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये सैनिक जो थे, ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उनको लगा कि भारत को जीतने में उन्होंने अंग्रेज़ों की इतनी मदद की है और फिर भी वो उनके विरुद्ध ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उनकी रियासत पर उन्होंने अधिकार कर लिया, इसलिए वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और शस्त्र उठाने के लिए तैयार हो गए। फिर है छठा, एक उड़ती हुई अफवाह। कहा जाता है कि लोगों में उस समय यह विश्वास था कि कोई भी राज्य जो है वो 100 वर्ष तक ही राज्य करता है, उससे अधिक राज्य नहीं करता। और उनको लगने लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य को भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि उनका राज्य भारत में 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के पश्चात स्थापित हुआ था। तो इसलिए अब 1857 है, 100 वर्ष हो गए हैं, तो उनके शासन के अंत का समय निकट है। इसलिए अब अगर हम उनके खिलाफ शस्त्र उठा लें, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करें, उनके विरुद्ध विद्रोह करें, तो उनको यहाँ से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए उन्होंने विद्रोह की तैयारियां करनी आरंभ कर दी। फिर उसके बाद है तत्कालीन कारण, मतलब ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से युद्ध एकदम से या विद्रोह एकदम से फूट पड़ा। अभी तक तो हम कारण बता रहे हैं ना, परिस्थितियां कि कौन कौन से कारण थे, राजनीतिक, विधायी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, सब कारण थे। लेकिन तत्कालीन कारण जिससे विद्रोह एकदम से शुरू हो गया, तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रमुख या तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे। 1856 ईस्वी के अंत में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जो भारतीय सैनिकों को पहले ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी, उसके स्थान पर एक नई राइफल जिसका नाम एनफील्ड राइफल था, वो देने का निर्णय किया। कहा जाता है कि इन राइफलों में जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे, उनके ऊपर गाय तथा सूअर की चर्बी लगी हुई थी और इन राइफलों में उन कारतूसों को भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है, कि अगर इन कारतूसों को हम मुंह से छीलेंगे तो गाय और सूअर की जो चर्बी लगी है वो हमारे मुंह पर लग जाएगी और इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जब अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती की कि नहीं, तुम्हें ये कारतूस प्रयोग करने ही पड़ेंगे, तो बैरकपुर में एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने 29 मार्च 1857 ईस्वी को विद्रोह का बिगुल बजा दिया, इनकार कर दिया उसने इनको प्रयोग करने से, और उसने एक अंग्रेज अधिकारी के ऊपर गोली चला दी, जिससे ये विद्रोह शुरू हो गया। तो जो लंबे समय से परिस्थितियां बन रही थी, उनको एकदम से तत्कालीन रूप से इस विद्रोह को शुरू करने के लिए चर्बी वाले कारतूसों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे महत्वपूर्ण कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह के। धन्यवाद।